नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर कोई कंपनी हो गया, आप अक्सर देखते होंगे एनुअल रिपोर्ट आता है। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा भी हर साल एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है। तो ये अभी एनुअल रिपोर्ट 2021-22 का रिलीज किया गया है। इसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आरबीआई ने क्या बोला है, वो हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा 3 दिन आपके पास मौका है, दैट इज आज 28th, फिर 29th एंड 30th तक। यहाँ पर आप यूपीएससी का जो कोर्स है स्टडी आईक्यू का, बहुत ही कम दाम पर जस्ट 9999 में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ग्रैंड सेल चल रहा है, आखिरी मौका है आपके पास। और यहाँ पर जो स्टैटिक पार्ट है ये आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से कवर किया गया है। जो सैंपल वीडियोस अगर आपको देखने हैं, आप जाइए हमारे ऐप के ऊपर, वेबसाइट पर, सभी कुछ आपको मिलेगा। नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, एमसीक्यू के माध्यम से लाइव डाउट सेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आरबीआई के द्वारा क्या हुआ है। देखिए कल की बात है, फ्राइडे को। अगर आप आरबीआई के वेबसाइट पर जाओगे, ये जैसा कि आप देख सकते हो, वहां पर आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। तो कल ही दैट इज 27 मई को यहां पर एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया गया। काफी बड़ा एनुअल रिपोर्ट था, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ही बात करेंगे। और ये आप देख सकते हो 2021-22 का ये जो एनुअल रिपोर्ट है, बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, क्योंकि आरबीआई अपने आप में एक एक्ट के माध्यम से बना हुआ है, राइट। ये जो बॉडी है सेंट्रल बैंक, ये एक्ट के माध्यम से बनी है। तो ये जो रिपोर्ट है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। और बेसिकली आप कह सकते हो कि पिछले एक साल में जो आरबीआई की वर्किंग है, उसके जो फंक्शंस हैं, किस तरह से रहा पिछले एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में यहां पर बताया जाता है। और अगर हम मूलभूत चीजें बात करें, मतलब इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें यहां पर बताई गई हैं आरबीआई के द्वारा, उसमें सबसे पहले बोला गया है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होता क्या है? देखो एक रिफॉर्म ऐसा हो गया जो कि पर्टिकुलर कोई चीज चलती आ रही है, ठीक है, लेकिन उसके पूरे स्ट्रक्चर में अगर बदलाव किया जाएगा तो उसको स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले मान लो डिजिटल करेंसी का उतना चलन नहीं होता था, आज के डेट में मान लो क्रिप्टो करेंसी सामने आ रहा है। तो पहले जिस तरह से मॉनेटरी फंक्शंस होता था, सप्लाई वगैरह किया जाता था आरबीआई के द्वारा, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा रहा है, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस हम उसको कह सकते हैं। मतलब कि जो पूरा ढांचा है, जब उसको बदलने की बात कही जाती है, जैसे कि मान लो पहले रेस्टोरेंट में लोग जाकर खाते थे, डिलीवरी का उतना नहीं था। आज के डेट में क्या हो रहा है, डिलीवरीज हो रहे हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, राइट। तो वैसा कुछ रिफॉर्म्स की यहां पर बात कही गई है। आरबीआई ने अपने इस एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक आया, उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। जैसे कि यहां पर जैसे बताया जा रहा है कि पहले हमें स्किलिंग की उतनी आवश्यकता, आज के डेट में अगर किसी को भी कोई जॉब प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, तो पैंडेमिक के बाद आपने देखा होगा जो लोग डिजिटल सर्विसेज में इन्वॉल्व थे, जिनको पता था टेक्नोलॉजी के बारे में, वो काफी तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन जो इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, जो उसके साथ और घुल मिल नहीं पाए, वो लोग पीछे रह गए कहीं ना कहीं पैंडेमिक के बाद। तो इसलिए यहां पर रीस्किलिंग की जरूरत है, हेल्पिंग वर्कर्स को यहां पर, ताकि वो जो नया सिनेरियो बन रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसमें वो उस चीजों को अडॉप्ट कर पाए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए। ये यहां पर मेन चीज कही गई है आरबीआई के द्वारा इस पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट में। जहां तक ग्रोथ की बात है, तो एक तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कही गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो फ्यूचर पाथ होगा ग्रोथ का, उसमें आरबीआई ने बेसिकली कहा है कि हमें कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक जो सबसे बड़ी चीज हमें प्रॉब्लम सामने आई थी, वो था सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। पिछले 2 साल में जो भी कुछ पैंडेमिक से हम गुजरे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसका एक मेन कारण था सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। जब भी आप देखोगे ना, कभी भी जो जीडीपी है जो रिसेशन में जाती है, तो आपने देखा होगा रिसेशन में हम भी चले गए थे, 2 क्वार्टर में लगातार नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। तो जब भी रिसेशन होता है तो प्राइस एक्चुअल में डिक्रीज होता है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने की बजाय यहां पर प्राइस इंक्रीज हो रहा था। उसका मेन कारण था सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड बॉटलनेक्स की तरफ हमें फोकस करना है। यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसको कैलिब्रेट करेगा आरबीआई, ताकि इन्फ्लेशन और कैपिटल
स्पेंडिंग में जो है वो फोकस किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तभी हम आगे चलकर अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। जहां तक जीडीपी वगैरह की बात है तो आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि मूडीज के द्वारा यहां पर जो जीडीपी फोरकास्ट है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर अभी गया है 2021-22 का भी पूरा इसका सिनेरियो हमें मिलेगा आगे चलकर यहां पर जो डेटा सामने आएंगे, लेकिन मूडीज ने तो यहां पर इसको कम कर दिया है। पहले 9.1% ग्रोथ बताया था जीडीपी का, अभी इसको कम करके 8.8% कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दूसरा यहां पर बात कही गई है एनुअल रिपोर्ट में, वो है रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। रशिया यूक्रेन वॉर बेसिकली क्या हुआ, एक तो ऑलरेडी हम पैंडेमिक से गुजरे थे, बहुत कई सारे वेव्स आए थे, ओमिक्रॉन वेव हो गया, ये प्रॉब्लम हुआ था, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक डिसरप्शन हुआ था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी टर्बुलेंस देखने को मिल रहा था। और इसका एक मेन कारण यह था कि मॉनेटरी पॉलिसी में यहां पर चेंजेस किए जा रहे थे। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में रिलीज कर दिया गया था, तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। अब इसका सारा क्या हुआ कि जब चीज़ें कहीं ना कहीं सुधर रही थी तो जो वॉर आ गया रिसेंटली फरवरी के महीने से, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से स्टार्ट हो गए, उसने बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया, आरबीआई का ऐसा कहना है। और इसकी वजह से वापस से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो थोड़ी सी पीछे हो गई। ऑल्दो हम रिकवर कर रहे थे, यहां पर इनफैक्ट स्लो रिकवरी कंसर्न को भी बताया है। मतलब जिस प्रकार से इंडिकेटर सामने आए हैं कि जिस प्रकार से जो मोमेंटम चल रहा था, जो हम खोए हुए थे पैंडेमिक के दौरान, उसको वापस से हम रीगेन कर रहे थे, प्री पैंडेमिक लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरा अचानक से वॉर का सिनेरियो आ गया, उसने काफी बड़ा धक्का दिया। और इसीलिए यहां पर आरबीआई का कहना है कि अगर इमीडिएट इंपैक्ट देखेंगे हम, जो जियोपॉलिटिकल आफ्टर शॉक्स रहा है वो रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। करीब 3/4 ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे सीपीआई आपने देखा होगा ना, उसके अंदर बास्केट्स ऑफ गुड्स होते हैं, कई सारे गुड्स को शामिल किया जाता है और सीपीआई को मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें से 3/4 ऐसे गुड्स ऐसे हैं जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न है कि क्या उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। जैसे वीट आपने देखा होगा, भारत सरकार ने क्या किया, वीट एक्सपोर्ट को लेकर बैन कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी अचानक से, तो बहुत सारा वीट ना जाने लगे। ऑल्दो इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा, लेकिन ये सारी कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे थे और उसका मेन कारण था जियोपॉलिटिकल आफ्टर शॉक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे क्रूड के प्राइसेस हो गए, क्रूड ऑयल आपको पता ही है, जो इनफैक्ट जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे बनाया था उसमें मैंने बताया भी था आपको कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो अज्यूम किया है कि भारत की जीडीपी कैसी होगी, क्या होगा, तो उसमें यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ने अज्यूम किया था कि जो क्रूड का प्राइस है वो $70 पर बैरल के आसपास होगा। लेकिन क्या वो $70 पर बैरल है? नहीं है। आज के डेट में $100 से ऊपर वो बना हुआ है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो ये सारे कंसर्न्स हैं भारत के लिए। मेटल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इसमें कहीं ना कहीं शॉक्स देखने को मिल रहा है और अल्टीमेटली इसकी वजह से इन्फ्लेशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दूसरा यहां पर जो मेन कंसर्न था आरबीआई का अपने एनुअल रिपोर्ट में, वो था इन्फ्लेशन को लेकर। यहां पर आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन जो है वो अगेन डिपेंड करेगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर। क्या अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहां पर रिजोल्यूशन होता है, जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, जितना जल्दी वो खत्म होगा, या फिर आगे चलकर अगर कोविड-19 पैंडेमिक के जो वेव्स हैं अगर वो नहीं आते हैं, तब कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट विपरीत होता है, तो ये अगेन भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में बोला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आरबीआई ने कही है कि सरकार के द्वारा कुछ जो मेजर्स लिए गए हैं, आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी, मतलब कि जो सप्लाई साइड पॉलिसी इंटरवेंशन है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि आरबीआई का कहना था कि सप्लाई साइड के ऊपर फोकस करना है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या किया, जो कस्टम ड्यूटी है रॉ कॉटन इंपोर्ट पर, यहां पर उसको हटा दिया, या फिर जो वीट का एक्सपोर्ट है उसको रोक दिया, या फिर अगर हम बात करें अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उसको थोड़ा सा कम किया गया है, क्योंकि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस हो गया उसको यहां पर रिड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है सरकार के द्वारा स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक तरफ सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा रही है कि जो गुड्स भारत से बाहर जाता है उसके ऊपर सरकार ड्यूटी बढ़ा रही है, और जो गुड्स भारत के अंदर आता है उसको जो ड्यूटी लगता है उसके ऊपर सरकार जो है ड्यूटी घटा रही है। इसका मेन कारण क्या है, सरकार चाहती है कि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो समान स्तर पर रहे, वो ज़्यादा ना भाग जाए। तो ये मेन कारण है। जैसे सनफ्लावर ऑयल को लेकर इंडोनेशिया ने रिसेंटली, आपने सुना होगा, पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया था। तो वो सारे कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये जो सरकार ने स्टेप लिया है, आरबीआई का कहना है कि उससे कुछ हद तक हमें रिलीफ मिल सकता है।
इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज बोला गया आरबीआई के द्वारा एनुअल रिपोर्ट के अंदर, वो था यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले जो सरकार ने बढ़ाया है। इनफैक्ट जो अभी बजट आया था 1 फरवरी को, आपने देखा होगा, उसमें सरकार ने काफी अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान दिया। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब ये एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एसेट का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार निवेश करती है। रिसेंटली सरकार का फोकस था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को लेकर, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो इकोनॉमी को थ्रस्ट देगा, वो इकोनॉमी को बूस्ट देगा, ऐसा सरकार का कहना है। और आगे चलकर इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मान लो अगर कहीं पर फ्लाईओवर बनता है, कहीं पर रोड अच्छा बनता है, तो आसपास लोग भी आते हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बनता है। तो इसकी वजह से एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं। तो इसके ऊपर सरकार को और ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है। और फाइनली जहां तक जीडीपी एस्टीमेट की बात है, तो देखो जीडीपी एस्टीमेट को लेकर ऑलरेडी आरबीआई हर 2 महीने पर बयान देती है। 2 महीना कौन सा? जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। तो इसमें ऑलरेडी अभी जो रीसेंट वाला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, अप्रैल के महीने में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ऑलरेडी उन्होंने 60 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। मतलब पैंडेमिक के पहले आप देखोगे तो यहां पर आरबीआई का कहना था कि 2022-23 में जो जीडीपी का अनुमान है वो करीब 7.8% के आसपास रहेगा, लेकिन इसको घटाकर अभी रिसेंटली आरबीआई ने कहा कि नहीं, जस्ट 7.2% रहेगा। और उसके कारण क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बताया है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे तो वो है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। और यहां पर साथ ही साथ क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं, तो ओवरऑल जो नेट एक्सपोर्ट है वो हमारा रेड्यूस हो रहा है, क्योंकि जीडीपी की फॉर्मूला वही होता है ना, C+I+G+NX होता है। तो ये जो नेट एक्सपोर्ट है ना, जितना ज्यादा हम इंपोर्ट कराएंगे उसकी वजह से हमारे जीडीपी पर इंपैक्ट होगा। तो इंपोर्ट यहां पर थोड़ा सा देख के करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में बोली गई हैं। और भी बहुत कुछ है, वो मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा, जैसे कि नोट्स को लेकर कुछ बोला गया है, मैं अभी जल्द उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। बट जो इंपॉर्टेंट जो एनालिटिकल वाली चीजें थी वो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो आरबीआई जो है वो कौन से कमिटी या फिर कमीशन के बेसिस पर रिकमेंड किया गया था, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था, तब आरबीआई को सेटअप किया गया है? क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने बताया कि 3 दिन आपके पास मौका है, अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके पास ये कोड है अंकित फ्लैश, इसका इस्तेमाल करिए और बहुत कम दाम पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।